सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिस तरह से हमने जेकेपीएसआई के आने वाले एग्जामिनेशन के लिए मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस करा था और ये देखा था हाउ वी कैन स्कोर बिग मार्क्स इन मैथमेटिकल पोर्शन, उसी तरह से दोस्तों मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जहां पर हम जेकेपीएसआई के आने वाले एग्जामिनेशन के लिए जो रीजनिंग पोर्शन है उसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि जेकेएसएसबी ने किस तरह से डिफाइन किया है रीजनिंग के सिलेबस को, असलियत क्या है, रियलिटी क्या है रीजनिंग के सिलेबस के पीछे। जो इतने बड़े बड़े दो पैराग्राफ्स आपको दिख रहे हैं, लगभग 30 से 40 चैप्टर्स के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, क्या रियलिटी में भी वो चैप्टर्स जो है मायने रखते हैं, उन सब पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस लेक्चर के दौरान। मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हो पंकज कपूर यूट्यूब चैनल। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए, वो चैनल का नाम लेते पॉज इसलिए हो गया कि किसी और चैनल का नाम ना निकल जाए, पहले चैनल पे काफी पढ़ाया है। चलिए दोस्तों, मैं बहुत क्लियर वे में आपको बताने वाला हूं। आप एक बार अगर सिलेबस को चेकआउट करोगे, जो पीडीएफ जेकेएसएसबी ने निकाली हुई है, तो देखने में अगर मैं भी एक स्टूडेंट हूं, बिगिनर हूं, शायद मुझे डर लग जाए। मुझे ऐसा लगे यार इतने सारे चैप्टर्स है, ये मैं कैसे पढ़ूंगा। और क्योंकि अभी बिगिनर हूं, एग्जाम पता नहीं मार्च में हो जाएगा या अप्रैल में हो जाएगा, वक्त की कमी है, चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, और मैं क्या एक रास्ता पकड़ूं, क्या मेरे लिए एक गाइड रहेगा, क्या एक ट्रैक रहेगा जिसके ऊपर मुझे चलना चाहिए। इन तीन लगभग 30 के करीब जो चैप्टर्स मेरे सामने लिखे हैं, इनको पढ़ने के लिए लगेगा ऐसे, असलियत नहीं है। इन सभी चैप्टर्स को अब एक एक करके मैं आपको डिफाइन करने वाला हूं, क्या इन चैप्टर्स के अंदर आपको सीखना है और कौन से चैप्टर्स जो है वो आपको पढ़ने हैं। और ये भी बताऊंगा जो जेकेएसएसबी ने चैप्टर्स इन सिलेबस के अंदर दिखाए नहीं है आपको, बावजूद इसके उस पर सवाल जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वो चैप्टर्स कौन से हैं, उनके नाम जो है वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लिखे हुए हैं, उन पे भी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए एक बार एक्सप्लेन करते हैं इन सभी चीजों को। अगर आप रीजनिंग के सिलेबस के ऊपर जाओगे तो स्टार्टिंग जो होती है सिलेबस की, वो होती है एनालॉजीज से। मैं बिल्कुल सही समझता हूं, एनालॉजीज बिल्कुल एक चैप्टर बनता है। और अगर आपके मन में ऐसा है कि एनालॉजीज सर क्या होता है, देखो एनालॉजीज होता है कंपैरिजन। जैसे आपने सवाल बचपन में देखने होंगे, कभी ना कभी देखे होंगे कि स्कूल इज टू टीचिंग। स्कूल में जाके एक इंसान जो है टीचिंग करता है, कौन, वो टीचर ही होगा। तो अगर टीचिंग वो करता है तो बताइए अब जो मूवीज है इज टू व्हाट, मूवी में जाके इंसान क्या करता है, एक्टिंग करता है। बट ये मैं टीचर्स की प्रोफेशनली की बात कर रहा हूं, इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो कि स्कूल इज टू व्हाट, स्टडी। स्कूल में जाके हम पढ़ते हैं, समझ रहे हो मेरा पॉइंट। और तो हम थिएटर इज टू व्हाट, हम थिएटर में जाके क्या करते हैं, हम एंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपको एग्जांपल सामने लेके दिखाता हूं, मैंने लेके रखी भी है। जैसे यहां पे क्लॉक इज टू टाइम, घड़ी जो है वो वक्त दिखाती है। तो थर्मोमीटर इज टू व्हाट, जो थर्मोमीटर होता है वो क्या दिखाता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो दिखाता है। उसी तरह से इंडिया इज टू मैंगो, यानी इंडिया का जो एक नेशनल फूड है, आई थिंक वो मैंगो है, नेशनल फूड है मेरे हिसाब से। तो न्यूजीलैंड इज टू व्हाट, तो न्यूजीलैंड का भी आपको यही कंपैरिजन निकालना पड़ेगा, क्या न्यूजीलैंड की भी यही एनालॉजी देखनी पड़ेगी। न्यूजीलैंड इज टू व्हाट, क्या है न्यूजीलैंड का नेशनल फ्रूट, आई थिंक कीवी है, तो इनको कीवीज बोलते हैं। तो इस तरह के ये क्वेश्चन जो बनते हैं ये एनालॉजीज पे बनते हैं। अब एनालॉजी जब इन्होंने सिलेबस में मेंशन किया, दोस्तों मैं क्लियरली बता दूं आपको, एनालॉजी बहुत तरह की होती है। नंबर एनालॉजी भी होती है, आपने देखा, मैंने स्लाइड में दिखाया। सिमेंटिक एनालॉजी भी होती है जहां पे नाम दिए होते हैं, और भी फिगरल एनालॉजी भी होती है। तो मैं अगर आपको ध्यान से दिखाऊं यहाँ पे, ये मैंने सिमेंटिक एनालॉजी बताई जहां पर इस तरह के रिलेशनशिप्स जो है डिफाइन किए गए होंगे। ये मैंने आपको नंबर एनालॉजी बताई, जैसे 3 इज टू व्हाट 27। देखो 3 का 27 के साथ रिलेशनशिप क्या है, ये बेसिकली रिलेशनशिप के ऊपर बात आती है। 3 का 27 के साथ क्यूब का रिलेशनशिप है, 27 3 का क्यूब है। वैसे ही 4 का क्यूब अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, क्या आएगा, 64 आएगा। ये ऑप्शन सही हो गया। तो ये नंबर एनालॉजी होगी, सिमेंटिक एनालॉजी होगी। तो एनालॉजी मैं आपको अगर अपनी भाषा में बोलूं तो आप ये समझिए कि एनालॉजी जो है वो रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे आपने ये देखा कि क्लॉक का क्या रिलेशन था टाइम के साथ, थर्मोमीटर का वही रिलेशन होना चाहिए, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। इंडिया का मैंगो के साथ क्या रिलेशन था, नेशनल फूड। न्यूजीलैंड का नेशनल फूड क्या है फिर, कीवी। जिस तरीके से 3 और 27 का रिलेशनशिप था, वही रिलेशनशिप मैंने 4 और 64 में निकाला। तो ये है एनालॉजी। तो मुझे बताइए, अगर जेकेएसएसबी ने एनालॉजी को मेंशन करा हुआ था, तो व्हाई देयर वाज अ नीड टू डिस्क्राइब दीज चैप्टर्स इंडिविजुअली। अब आप देखो, एनालॉजी अभी हमने पढ़ा, ठीक है, सीखा हमने, हम डिटेल में तो सीखेंगे जब इसको पढ़ेंगे। तो अब हुआ क्या है, जेकेएसएसबी ने इसी को तोड़ के भी 3 बार अलग से बता दी है। कहां कहां बताया है, देखिए ध्यान से, देखो सिमेंटिक एनालॉजी।
नंबर एनालॉगी, फिगरल एनालॉगी, यानी ये तीनों चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ये किसके साथ डील कर रहे हैं? ये तीनों चैप्टर्स डील कर रहे हैं एनालॉगी के साथ। यानी एनालॉगी जितनी तरह की होती है वो इन तीन तरह की होती है। दो मैंने आपको बताई, एक फिगरल एनालॉगी भी होती है, यानी फिगर दो फिगर्स दी होंगी पहले, उनका बीच में आपस में कोई रिलेशनशिप होगा। वैसे एक और फिगर दी होगी, बोला होगा इसका किसी और के साथ रिलेशनशिप निकाल के बताइए। वैसा ही रिलेशनशिप होना चाहिए जैसा अभी पीछे निकाला, जैसा अभी दो फिगर्स के बीच में दिया गया था एग्जामिनर ने। तो ये तीन चैप्टर्स जो है ये है क्या? ये एनालॉजीज ही है। तो ये आपको इस सिलेबस को जो दो पैराग्राफ इतने बड़े बड़े बन गए, देखने में जो लग रहे हैं बस घबराने के लिए आपको या आपको एक डर डलवाने के लिए दिखा दिए, मुझे लगता ही नहीं है कि जरूरत थी इस चीज की। आगे अगर आप देखो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस चैप्टर, ये कोई चैप्टर ही नहीं है दोस्तों। मुझे लगभग 10 के करीब साल हो गए हैं ये पढ़ाते हुए। बड़ी बारी मैंने ये ऐसे चैप्टर्स देखे हैं, जेके एसएसबी ने आलतू फालतू सिलेबस में मेंशन कर दिए। चैप्टर्स ही नहीं है, कुछ नाम है उठा के डाल दिए, जहां से उनको देखने को मिले उन्होंने उठा के डाल दिए। वीएलडब्ल्यू का सिलेबस अगर आप उठा के देखोगे, सिमिलर सिलेबस वहां पे भी दिया हुआ था, बट वहां पर भी इतनी बेवकूफी नहीं की गई थी जितनी यहां पर करी गई है। क्योंकि वहां पर भी मैं देखता था कि सिलेबस में चैप्टर्स मेंशन किए गए थे, दो चार ऐसे फालतू के भी किए थे, बट रेपिटेशन नहीं थी चैप्टर्स की। यहां पर रेपिटेशन है, बार बार एक ही चैप्टर को 2 से 3 बार लिखा गया है। पहले तो एनालॉजीज ही देख लो, उसकी 3 टाइप्स बता दी, वो कोई चैप्टर थोड़ी है, वो एनालॉजीज के अंदर ही आ जाता है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग की, कहीं लिखा होगा मैंने जरूर, ये कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत जरूरी चैप्टर है। जेकेएसएसबी ने आपके सिलेबस में इसे 2 बार मेंशन किया हुआ है, 2 बार। बताओ क्या जरूरत थी? पहले पैराग्राफ में भी कोडिंग डिकोडिंग डाला है, दूसरे पैराग्राफ में भी कोडिंग डिकोडिंग डाला है। आप एक बार चेकआउट करिए, आपको खुद पता चलेगा। चलिए मैं आगे चलता हूं। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, कुछ नहीं है, कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा, कुछ है ही नहीं ना कि कुछ सिमिलरिटीज देखने हैं, कुछ डिफरेंसेस देखने हैं। ये तो वही बात होगी जो एनालॉजीज में हमने सिमिलरिटीज देखी कि इंडिया का क्या सिमिलर रिलेशन है जो मैंगो के साथ, जो भी रिलेशन है वही न्यूजीलैंड का क्या सिमिलर रिलेशन है किसी एक फ्रूट के साथ, कीवी के साथ। तो ये कुछ भी नहीं है। स्पेस विजुअलाइजेशन, दोस्तों यहां पर मैं एक आपको पॉइंट बता दूं कि स्पेस विजुअलाइजेशन के अंदर आप बेसिकली क्या पढ़ोगे? फिगर्स के बारे में पढ़ोगे, फिगर्स के बारे में पढ़ोगे। अगर मैं अपनी देसी भाषा में बताऊं तो मैं इसमें क्यूब्स एंड डाइस वगैरह पढ़ाता हूं, ठीक है। क्यूब एंड डाइस 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल वो सब सीखेंगे हम स्पेस विजुअलाइजेशन के अंदर, ठीक है। मतलब ही क्या, वो स्पेस मतलब ये हवा, ये पूरी जो स्पेस है 2D 3D स्पेस जब भी आती है तो 3 डायमेंशनल की बात होती है, उसको विजुअलाइज करना है। माइंड में थोड़े से कुछ क्वेश्चंस को घुमा के वो डालने की कोशिश करेगा, आपको घुमाना है माइंड और उसका आंसर करना है। क्वेश्चंस देखेंगे कैसे आते हैं। स्पेशल ओरिएंटेशन, दोस्तों ये भी कुछ नई चीज नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं स्पेस विजुअलाइजेशन के साथ ही डील करता है। कुछ भी नहीं है ये चैप्टर, ये है ही नहीं, छोड़ दो, कोई जरूरत ही नहीं है। आई एम टेलिंग यू इन वेरी बोल्ड लेटर्स। आ गया जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, मुझे आप बताओ ये क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग? ये पूरी रीजनिंग जो हम कर रहे हैं प्रॉब्लम से तो सॉल्व कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं ये, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखने का क्या मतलब था, क्या मायने था? ऐसे सिलेबस को बढ़ाया हुआ है। एनालिसिस, अरे एनालिसिस तो करना ही है ना हमने, क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे तब तो हम आंसर करेंगे। तो इज देयर एनी चैप्टर नेम एनालिसिस? नो, कोई चैप्टर नहीं है, कोई ऐसा चैप्टर जिसका नाम ही एनालिसिस हो, कोई है ही नहीं ऐसा चैप्टर। जजमेंट, अच्छा आप बताओ जजमेंट, ये क्या जजमेंट के सवाल आएंगे मुझे बताइए आप। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको बताऊंगा जो स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स के ऊपर होंगे, जिस चैप्टर के अंदर आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, डिसीजन लाना पड़ेगा, जिस चैप्टर के अंदर आपको कुछ जजमेंट्स देनी पड़ेगी। वो चैप्टर कौन सा है? वो चैप्टर है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जो मैंने बोल्ड लेटर से येलो कलर में आपको दिख रहे होंगे या ब्राउन कलर में, ये है वो चैप्टर जो रियल चैप्टर्स है रीजनिंग के, बाकी तो सब बेतुकी बातें। आगे आइए, देखो जो हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे उसके अंदर एनालिसिस भी होगा, प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे, जजमेंट भी हम करेंगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है, एक और चैप्टर है उसे भी आप लिख लीजिएगा कहीं साइड पे, कॉज एंड इफेक्ट, कि क्या कारण था और क्या उसका वो हुआ क्यों। कॉज एंड इफेक्ट, कारण क्या था और उसका असर क्या पड़ा, वो भी एक चैप्टर है। ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, स्टेटमेंट दी होगी आपको कंक्लूड करना है। तो ये तीनों चीजें जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, ये सब किसके अंदर आएगा? मैंने बता दिया स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। छोड़ो से डिसीजन मेकिंग में समझता हूं कि एक सीसैट, यूपीएससी सीसैट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर एक चैप्टर था डिसीजन मेकिंग। कुछ आपको कंडीशन में फंसा दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा डिसीजन लो, उसका जवाब दो, आपके अकॉर्डिंगली क्या होगा। हर बच्चे के अकॉर्डिंगली वो आंसर अलग भी हो सकता है। अब जो जेकेएसएसबी ने उसका आंसर रखा होगा वो तो मार्क्स उसी के हिसाब से देगा। बट अगेन ये आधे घंटे का चैप्टर है, सिर्फ आधे घंटे का। आगे देखिए विजुअल मेमोरी, दिस इज नथिंग। मुझे ये देखते हुए जो सिलेबस मैंने देखा एक हैरानगी भी हुई और थोड़ा
गुस्सा भी आया कि ये क्यों बच्चे को परेशान किया जा रहा है, वो चैप्टर्स के नाम क्यों नहीं दिए गए जो होने चाहिए। नथिंग, विजुअल मेमोरी कुछ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, आप खुद बताओ, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, व्हाट डू यू मीन बाय दीज थिंग्स। हाँ, रिलेशनशिप वर्ड से मैं एक चीज जरूर निकाल सकता हूं कि यहां से एक चैप्टर निकल कर आता है, ब्लड रिलेशन। अब अगर आपने ब्लड रिलेशन चैप्टर देना ही था तो सीधी भाषा में क्यों नहीं लिख पाए आप, मतलब आप क्या सिलेबस के अंदर ही बच्चों को पजल करोगे। अगर ब्लड रिलेशन लिखना ही था, क्योंकि ब्लड रिलेशन मुझे कहीं भी इनके सिलेबस में देखने को मिला नहीं है, तो जब लिखना ही था तो सीधा क्यों नहीं ब्लड रिलेशन लिखा। तो मैं रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट की जब बात करूंगा तो वो ब्लड रिलेशन आएगा। दोस्तों ये एक चैप्टर जरूर है, अरिथमेटिकल रीजनिंग, ये बिल्कुल सही है। इसमें देखो अरिथमेटिक मतलब क्या हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल नंबर्स या कैलकुलेशंस। तो यहां पर आप मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ोगे आप, इसे अरिथमेटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, मैं अपनी भाषा में इसे मैथमेटिकल रीजनिंग भी बोलता हूं, या मैथ्स और रीजनिंग का कॉम्बिनेशन है। यहां अच्छे सवाल आते हैं। फिगरल क्लासिफिकेशन ये भी ठीक है। देखो पूरी रीजनिंग के अंदर मैं आपको सिंपल बात बता दूं कि फिगर्स के ऊपर अलग अलग तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। आप ऐसा करो, अरिहंत की रीजनिंग की बुक लेकर आ जाओ मार्केट से, वहां पर जितने भी फिगर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको, आप उन्हें सॉल्व करो। मैं तो बहुत ही करवाऊंगा आपको। पिछले सालों में जो यूपीएससी के सीसेट के एग्जाम में सवाल आए थे फिगर्स के, मैं दोस्तों आपको वो भी करवाऊंगा। तो उससे हमें प्रैक्टिस मिल जाएगी, वही हमारा एक रेफरेंस जो है वो प्ले करेगी। ठीक है, तो फिगर्स के नाम पर जितने भी चैप्टर्स यहां दिए गए हैं आप बस समझ लो फिगरल क्वेश्चंस, फिगरल चैप्टर, फिगर वाले चैप्टर, कुछ भी समझ लो आप। ठीक है, एक ही बार हम फिगर्स के हर तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे। आगे अरिथमेटिकल नंबर सीरीज। दोस्तों देखो रीजनिंग में एक चैप्टर आता है नंबर सीरीज, बिल्कुल आता है। अब नंबर सीरीज जो है जेकेएसएसबी ने आपका मेंशन किया हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे ये है वो नंबर सीरीज चैप्टर, देख पा रहे हो आप, देख रहे हो, ये आ गया वो नंबर सीरीज चैप्टर, और ये बिल्कुल सही चैप्टर है। नंबर सीरीज समझते ही हो ना, 3,6,9, बताइए आगे क्या आएगा। तो नंबर सीरीज जब दिया है तो ये क्या मतलब हुआ, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, इसका क्या मीनिंग है। नंबर सीरीज में हम मैथ्स के नंबर्स को ही तो लेते हैं, चाहे ये रीजनिंग का चैप्टर है बट लेते मैथ्स के नंबर्स को ही है, वो मेंशन भी रीजनिंग के अंदर ही होता है ये चैप्टर। तो मैथ्स मींस नंबर, नंबर मींस अरिथमेटिक, तो व्हाई देयर इज अ नीड टू सेपरेटली राइट अनदर चैप्टर नेमली अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नहीं ऐसा कोई। नॉन वर्बल सीरीज, ये नॉन वर्बल रीजनिंग बोलो, नॉन वर्बल सीरीज बोलो, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। आगे आ जाइए दोस्तों, फिर आता है कोडिंग डिकोडिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ रीजनिंग। शुक्र है अल्लाह का, मैं ये बोलता हूं शुक्र है भगवान का कि उन्होंने एक चैप्टर तो सीधा नाम से दिया हुआ है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। आगे आप देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोडिंग एंड डिकोडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने नाम दिए सिलोजिस्टिक रीजनिंग, मतलब नाम सीधे दिए ही नहीं है। सिलोजिज्म जो एक चैप्टर होता है जिसमें वेन डायग्राम्स के ऊपर बड़े सारे सवाल करते हैं, सिलोजिज्म में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ते हैं, उसको भी इन्होंने किस तरह से मोल्ड किया हुआ, सिलोजिस्टिकल रीजनिंग। अरे सिलोगिज्म है, हम पढ़ेंगे इससे अच्छे से। चलो चैप्टर का नाम मेंशन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ा ही जरूरी चैप्टर जो है जेकेएसएसबी ने मेंशन किया है, क्या नाम रखा है उसका, ईटीसी, एक्स्ट्रा। अब बताइए इस एक्स्ट्रा के अंदर क्या होगा। इस एक्स्ट्रा के अंदर वो सभी चैप्टर जिनका नाम जेकेएसएसबी ने यहां लिखा नहीं है वो सब इंक्लूडेड है। कल को कोई पूछ लेगा सवाल, जो चैप्टर यहां मेंशन नहीं भी है, अगर उसमें से भी जेकेएसएसबी सवाल पूछेगा तो आप नहीं पूछ सकते उसको, या आप नहीं उसको एक पॉइंट कर सकते हैं जेकेएसएसबी को कि सर ये तो सिलेबस में मेंशन नहीं था। जेकेएसएसबी बोलेगा एक्स्ट्रा लिखा था ना, देखा नहीं क्या तूने, एक्स्ट्रा के अंदर तो कोई भी चैप्टर आ जाएगा। अब बताइए और क्या मैं मतलब निकालूं इस एक्स्ट्रा का। आगे सुनिए, ये मैंने आपको बता दिया, सिमेंटिक एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और फिगर एनालॉजी, ये बेसिकली एनालॉजीज ही है जो आपका पहला चैप्टर मेंशन किया था। जिस तरह से ये तीन चैप्टर्स हैं उसी तरह से ये तीन चैप्टर्स भी है, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, नंबरल क्लासिफिकेशन एंड फिगरल क्लासिफिकेशन। कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, एनालॉजीज की तरह ही है। ये एक एक दिन में ये तीनों चैप्टर्स, फिर एक दिन में ये तीनों चैप्टर्स सॉल्व किए जा सकते हैं दोस्तों, इतने आसान चैप्टर्स हैं ये। चलिए आगे, मैंने आपको नंबर सीरीज बताया कि 3,6,9, सो ऑन टू क्वेश्चन मार्क आ गया, आगे क्या आएगा। उस तरह से सिमेंटिक सीरीज भी होती है, बिल्कुल ये एक चैप्टर है। जैसे यूपीएससी सी सेट में और केएएस के सी सेट में इसमें लगभग 4-4, 5-5 सवाल पूछे जाते हैं। मैं बता दूं आपको, जैसे नंबर्स के लिए होता है, ये लेटर्स के लिए होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूं ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, तो आगे क्या आएगा, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, आगे डी ही आएगा। अगर गैप डाल दो, ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद मान लीजिए ई आ रहा है, तो ई के बाद क्या आएगा, ए के बाद बी छोड़ा सी, डी छोड़ा ई, एफ छोड़ूंगा तो क्या आएगा, जी आएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं अलग अलग तरह के, वो किस में बनेंगे, सिमेंटिक सीरीज में बनेंगे। ठीक है, ये भी सही है।
ये भी सही है। हाँ जी, हाँ बच्चे वो सोनिया दीदी तेरे की था ना सैंटिक इंजेक्शन का गोलियां चलो मैं करता हूँ कॉल, ठीक है, ले आऊँगा, ले गोलियां आऊँ। आने यार क्लियर हो गया दोस्तों? अब आगे सुनिए मेरी बात। सिमेंटिक सीरीज भी हो गया, नंबर सीरीज भी हो गया, फिगरल सीरीज यही फिगर्स, एक फिगर आएगी, दूसरी फिगर आएगी, तीसरी फिगर आएगी, वो देखेंगे हम। मैंने बोला फिगर की बात जब भी की जाएगी तो वो सब पढ़ेंगे हम। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अभी देखो वहां प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखा था जेकेएसएसबी ने, दोबारा से प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखा। मतलब क्या मतलब है ये लिखने का? सीधे चैप्टर्स क्यों नहीं मेंशन करते 10 जरूरी चैप्टर्स को? ये क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग? कुछ तो है ही नहीं, और लिखा भी 2 बार है। तन वर्ड बिल्डिंग ये हम पढ़ेंगे। जैसे डिक्शनरी के हिसाब से आप कुछ वर्ड्स को देखते हो ना कि कौन सा पहले आएगा कौन सा दूसरा आएगा, कुछ ये तरह के सवाल भी आएंगे वर्ड बिल्डिंग के अंदर, और भी आएंगे वर्ड्स को जोड़ के कुछ बिल्डिंग वगैरह हम करेंगे, देखेंगे, ये ठीक है। आगे आप देखो न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन। दोस्तों ये दोनों चैप्टर जो है ये भी जरूरी है, इनको मैं कलर चेंज करना भूल गया, बट ये भी जरूरी है। शायद मैंने इसलिए भी नहीं किया क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो है आप मान लीजिए अरिथमेटिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं। किस तरह के सवाल होते हैं इसमें, मैंने वो लेके रखे हैं इस तरह के, न्यूमेरिकल एंड सिंबॉलिक ऑपरेशन, कि आपको इस तरह का सवाल दिए, कुछ बीच में साइंस दिए होंगे जो मैथमेटिकल साइंस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, किन साइंस को इंटरचेंज करें ताकि ये इक्वेशन सही बैठे। अभी सही नहीं बैठ रही होगी, मतलब प्लस और डिवाइड लिखा है, प्लस की जगह डिवाइड आ जाए, डिवाइड की जगह प्लस आ जाए, इंटरचेंज करके ये इक्वेशन सही बैठे। इस तरह का सवाल है, बहुत ही निहायत ही आसान। कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल के अंदर ही बोला होता है कि प्लस का मीनिंग माइनस है, माइनस का मीनिंग डिवाइड है, डिवाइड का मीनिंग मल्टीप्लाई है। तो बताइए कि इस इक्वेशन का जो नाम होगा, इस इक्वेशन का नाम मीन्स की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी। मतलब जो साइंस दिए होंगे आपको इंटरचेंज करने पड़ेंगे उसी हिसाब से जो सवाल के अंदर दिया होगा, उस तरह का भी बनता है। तो ये न्यूमेरिकल एंड सिंबॉलिक ऑपरेशंस वाले सवाल आते हैं, ठीक है। देन ट्रेंड्स, ट्रेंड क्या है, जो भी ट्रेंड चल रहा है वो देखेंगे हम। वेन डायग्राम जरूर पढ़ेंगे हम दोस्तों। ये पंच्ड होल पैटर्न और फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, ये पता क्या है? सुनो, बड़ी बड़ी कुछ फिगर्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वहां पे ना फोल्ड मारे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पहला पेज देंगे आपको, दूसरे पेज में बोलेंगे इस तरह से डाल देंगे और यहां डॉट डाल देंगे, इसका मतलब हो गया कि आपने इसको फोल्ड मार दिया। तीसरी बार वो क्या करेंगे, इस तरह से इसको कर लेंगे, यहां डॉट डाल देंगे, ठीक है। यानी अब आपको, आपने पहले क्या किया, इसको ऐसे फोल्ड मारा, अब आपने इसको ऊपर फोल्ड मारा, तो सारे पेज यहां पर आ गए होंगे। तो बताइए आगे क्या होगा? कुछ इस तरह के सवाल, वो सवालों में हम देखेंगे। तो ये भी मैं मानता हूं, चलो सही है। व्हाट डू मीन बाय इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटिंग मैचिंग, ये क्या है? कुछ चैप्टर है, माना सर्च, आप मारो यूट्यूब पे सर्च, देखो उठा के किताबों को, कुछ नहीं मिलेगा इसके अंदर। बट मैं आपको बताता हूं इसके अंदर हम शॉर्ट पजल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? शॉर्ट पजल, जहां पे ये सारी चीजें आती है, ठीक है। मतलब ये नाम आएंगे, कोई चैप्टर्स नहीं है, ये नाम जरूर आएंगे, छोटी छोटी पजल्स होंगी वो। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स, रोल नंबर, ये पिछली बार इन्होंने वीएलडब्ल्यू के अंदर, विले लेवल वर्कर के अंदर भी ये चैप्टर्स मेंशन किए थे। मुझे खुद भी नहीं समझ आया था ये है क्या, तो पढ़ाया क्या जाएगा इसके ऊपर, और कोई सवाल देखने को मिला भी नहीं एग्जाम के अंदर। बड़ी बात तो ये, कुछ देखने को भी नहीं मिला। एम्बेडेड फिगर्स, हाँ फिगर्स के सवाल हम करेंगे, जितने भी होंगे करेंगे। दोस्तों यहां पर देखो अब ध्यान से, ये जेकेएसएसबी ने जो लिखा हुआ है, मतलब आप क्या अंडरस्टैंड करते हो इससे? क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। क्या इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर कोई चैप्टर है? सोशल इंटेलिजेंस, अरे इंटेलिजेंस होगी तभी ये सॉल्व कर पाएंगे हम क्वेश्चंस को, मैं मानता हूं ये बात, बट ये चैप्टर्स हैं क्या मुझे नहीं मालूम चल रहा है। और आएंगे भी अगर इनमें से सवाल ना, तो मतलब पता क्या है, सिर्फ थ्योरेटिकल सवाल, कि आपको कोई सवाल बना दिया जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंगली, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस लगा के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, और उसी तरह से सोशल इंटेलिजेंस लगाकर बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके सामने मैंने रीजनिंग के सिलेबस को टोटली डिस्क्राइब कर दिया, और रीजनिंग के सिलेबस को चीर फाड़ करके मैंने आपके सामने वो चैप्टर्स खड़े कर दिए। सिर्फ एक मिनट सर, सिर्फ एक मिनट, ठीक, कोई इशू तो नहीं। मैंने आपके सामने वो चैप्टर्स खड़े कर दिए और जो कि पढ़ने आपको बावजूद इसके जो इतने ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिला के कौन कौन से चैप्टर्स आए? एनालॉजीज 1, स्पेस विजुअलाइजेशन 2, देन आ गया हमारा ब्लड रिलेशन 3, अरिथमेटिक रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन 4, 5, ये एक ही चैप्टर है 6, एक 7 और एक 8, कुल मिला के 10 के करीब चैप्टर्स हैं जो आपको देखने को लग रहे थे लगभग 20 से 25 चैप्टर। और दोस्तों एक और पॉइंट बता दूं कि जो रियल सिलेबस रहेगा आपके रीजनिंग का, वो ये आपके सामने खड़ा हुआ है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये मेंशन क्यों नहीं किया गया ब्लड रिलेशनशिप, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्या सीधा नहीं लिखा जा सकता था डायरेक्शन सेंस टेस्ट? ऑर्डर एंड रैंकिंग के ऊपर सवाल आएंगे। एक क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, वो लाइन में बैठे हुए हैं, बताइए आगे से उसकी अगर
प्लेस 15th है तो बैक साइड से उसकी प्लेस क्या आएगी, इस तरह के सवाल। क्यूब्स एंड डाइस पढ़ेंगे, जो स्पेशल ओरिएंटेशन मैंने आपको बताया था उसके अंदर। कैलेंडर पढ़ेंगे, क्लॉक, ये कहां मेंशन है जेकेएसएसबी के द्वारा सिलेबस के अंदर, कहीं भी नहीं। तो क्या आपको ये सब पढ़ना नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़नी नहीं है, शॉर्ट पजल्स पढ़नी नहीं है, सब पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये सब जो है, ये जो जेकेएसएसबी ने ईटीसी करके मेंशन किया एक्सेट्रा, तो ये सब वही है। और कुछ चैप्टर्स के नाम जेकेएसएसबी ने बदल के अपनी देसी भाषा में लिखने की कोशिश की है, बट उनका मतलब इनके साथ बनता नहीं है। ये सब चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, 6 से 7 ये। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैं रीजनिंग के सिलेबस को काफी हद तक डिस्क्राइब कर पाया होऊंगा आपको। स्टिल इफ इन केस देयर इज एनी डाउट, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर, आप पूछ सकते हो उसमें। आई विल ट्राई हर किसी कमेंट का आंसर कर पाऊं। दोस्तों मिलते हैं लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। आओ सर आओ।